नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचांग का महत्व। बहुत भारतीय मानस समय का महत्व शुरू से ही जानता रहा है और पंचांग को जो 5 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, ये बार बार समय की बात करता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति समय का बहुत सम्मान शुरुआत से ही करती रही है और हमें भी उस महत्व को समझना चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं जहां हम वार को महत्व देते हैं, कई हम मुहूर्त में कौन सा ऐसा जैसे हम अगर हमें लगता है वार कमजोर है तो योग देख लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा मुहूर्त हम वार अनुसार कुछ ऐसा मानते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा योग बहुत अच्छा आ गया है, उसको महत्व दे देते हैं। तो अगर हम पंचांग में ये जो 5 चीज़ों से मिलकर बना है उन पर नज़र डालें तो पंचांग में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। हालांकि जन सामान्य में पंचांग में जो सबसे ज्यादा प्रचलित चीज है वो अभी फिलहाल वार तक सीमित रह गई है। वार ये मुख्य रूप से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हमें वार की गणना ही करनी चाहिए। हमें 5 में वो ठीक है, सबसे पहले हम वार को देखें कौन सा वार चल रहा है। उसके बाद जब हम वार तय कर लेते हैं तो फिर हम तिथि पर विचार करते हैं। भाई कोई भी कार्य हम निर्धारित करने वाले हैं, कोई ऐसा ब्रह्म भोज है, कोई ऐसा ब्राह्मणों के लिए कुछ हमने तय किया था कि भाई भोजन कराएंगे अच्छे व्यक्तियों को बिठा के, और उसका कुछ जो फल है वो हमें, देखिए फल तो किसी भी तिथि में कराएंगे मिलेगा, लेकिन हमारा कई दफा उसको प्राप्त करने का जो हमारी चाह होती है अलग अलग प्रकार की होती है कि ये फिलहाल मैंने तय किया है कि ये मेरा धर्म प्रधान है, ये मेरा अर्थ प्रधान है, ये मेरा काम प्रधान है, या ये मुझे मुक्त करने के लिए। जहां मुक्त करने के लिए वहां फिर ये सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं, वहां फिर पंचांग का कोई ऐसा महत्व नहीं रह जाता है। कहते हैं अगर आपको अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है तो फिर ये पंचांग बहुत छोटी चीज है, फिर उसको आप चाहे ना पढ़ें। लेकिन जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, मुक्त होना एक जन सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन शब्द जान पड़ता है। तो उसके लिए क्या टूल है मुक्त होने के लिए? धर्म, यानी जो प्रोटोकॉल मानक प्रक्रियाएं बनी है उनका पालन करता रहेगा तो मुक्त हो जाएगा। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो उस सामान्य स्तर से बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। कई ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर आई जिनका पंचांग ज्योतिष से बहुत ऊपर की आत्माएं, उनको फिर इस बंधन में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आप भी अपने ऊपर लेकर देख सकते हैं। जब हम हर जगह, हम नहाए हुए भी बिना नहाए भी हर जगह उसी ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, उस आत्म तत्व का अनुभव कर पा रहे हैं, तो फिर हम किसी तिथि, वार, नक्षत्र का कोई ऐसा ना देखें तो भी अपना चल जाता है। लेकिन हम तो मतलब मैं स्पेशली अपने लिए कह रहा हूं, हम तो बहुत संकीर्ण विचारों में सीमित हैं। हम तो अपनी मेंटालिटी को 3rd क्लास मानकर जी रहे हैं। मतलब स्पेशली मैं तो अभी मेरा इतना उच्च स्तर नहीं है मस्तिष्क का, तो मैं तो बहुत अपने आप को सामान्य जन मानकर जी रहा हूं। तो जब हम सामान्य जन है तो उसके लिए यही उचित है कि वो धर्म का पालन करे। धर्म को इस समय मेरे लिए त्याग पाना संभव नहीं है। हालांकि जैसे मैंने बताया, मुक्ति के लिए तो धर्म को भी त्यागना पड़ता है, जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, इसलिए हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने आप को परमहंस समझने लग जाए वो गलत है। अभी वो अपने बंधनों में, परिवार में सीमित है, और उसके बाद भी वो अपने, जब कभी ऐसी विचारधारा आती है तो फिर अपने आप को परमहंस मानने लग जाता है। ये उचित नहीं है। तो इस अंतर को समझना है। इसलिए जन सामान्य के लिए क्या सही तरीका है कि हम, जो हमारे पूर्वजों ने गणित पर विचार करके कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, जब कौन सी कॉस्मिक एनर्जी आती है तो हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से बर्ताव करने लग जाता है, इनमें से कुछ चीजों का प्रभाव तो वैज्ञानिक स्तर पर भी प्रूव्ड है, उसको आप महसूस कर सकते हैं।
कि भाई पूर्णिमा का सामान्य अर्थ जो हाई टाइड और लो टाइड के रूप में दिखाई देता है, माने वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है तो फिर हाई टाइड आता है जिसको ज्वार बोलते हैं। और फिर अमावस्या जब ग्रेविटेशन फोर्स है वो घट जाता है तो लो टाइड आता है यानी भाटा आता है। उसका सामान्यतः असर पृथ्वी पर पड़ता है, हमारे शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसे पृथ्वी पर उसका लगभग कह सकते हैं 70% भाग जो है उसका स्थल की बजाय जल से ढका है, ऐसे हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से बना हुआ है। तो उस पर भी उस पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। ये तो सामान्य तिथियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें और डीप जाते नक्षत्रों के अनुसार भी हमारी काम करने के तरीके और करण है और वार है, हमारा बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा महत्व बताया हमारे शास्त्रों में, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पंचांग का डेली श्रवण करता है, डेली उसको सुनता है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है। जैसे नवग्रह कवच आप जानते होंगे, उसमें नवग्रहों के साथ साथ पूरा नक्षत्रों के बारे में और उनके बारे में, सबके बारे में सबको नमन किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम डेली पंचांग देखने की आदत डालें, अगर आपको कोई इसका हार्ड कॉपी मिल जाता है पंचांग का तो उससे देखें, नहीं तो मोबाइल में कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे ऐप अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद से, जैसे हमने भी एक स्क्रीनशॉट लेकर ये एक ऐप के जरिए आप तक ये पंचांग के महत्व को समझाने का प्रयास किया है कि डेली पंचांग देखना चाहिए। और आप चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते, फिर भी आप धीमे धीमे देखना शुरू करें। कहते सर अभी हम शुरुआत की हमने तो अभी हमें नहीं आता है, पता नहीं है हम क्या महत्व है इनका। कोई बात नहीं है, सभी अपने आप अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत हाई आईक्यू का मोहताज नहीं है। अनुभव एकदम अलग लेवल है, आईक्यू एकदम अलग लेवल, ठीक हो गया। तो हम अगर कम आईक्यू भी मान लेते हैं, माने हमारा जो इंटेलिजेंस क्योस्ट है अगर वो बहुत कम ही है, तभी भी हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कम आईक्यू होने पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं हमारे अनुभव के कारण। तो पंचांग देखने की आदत आप डालें, उसका बड़ा अच्छा महत्व बताया। ये श्लोक का अगर आप अर्थ पढ़ते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों का हमें याद करने का प्रयास करना चाहिए, डेली उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं को हम पंचांग बोलते हैं, यानी 5 अलग अलग अंग। कहते हैं कि अगर कोई ये याद कर लेता है कि अभी क्या चल रहा होगा नक्षत्र, उसको अब याद भी नहीं कर पा रहा, तो डेली देख रहे हैं हम, तो उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकते। और कहते हैं श्रवण करने से श्री माने लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हर काम में एक श्री का होना जरूरी है, उसकी प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र श्रवण पाप को नष्ट कर देता है। वो तो आप भी इस बात को जानते हैं कि जो एक बहुत अच्छी विधा है ज्योतिष में, जो प्रश्न कुंडली पर आधारित है, उसमें हमने पुरानी कुछ वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अगर आप डेली पंचांग देख रहे हैं तो आपका गणित इतना अच्छा हो जाएगा, आप खुद से अंदाजा लगा पाएंगे कि मैं अब जो ज्योतिषी के पास जा रहा हूं, मेरा सूर्य इस भाव में आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और उसकी पुष्टि के लिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ये भी अपने को पंचांग का डेली श्रवण करने से समझ में आ सकता है कि सूर्य कौन से भाव में चल रहा है, सूर्य चंद्रमा में कितनी दूरी चल रही है, ठीक हो गया। तो योग के श्रवण रोग का निवारण करते हैं, मतलब कौन सा योग चल रहा है, उससे कोई अगर शरीर में ऐसा, माने अलग अलग महत्व बताया गया है कि भाई अगर हम नक्षत्र आज कौन सा चल रहा है, जैसे आज का हमने उदाहरण स्वरूप लिया कि भाई नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, तो हमें लगता है कोई ऐसा रोग संबंध, कोई ऐसा रोग परेशान कर रहा है, वो धीमे धीमे उसका बल कम होना शुरू हो जाता है। नक्षत्र को याद रखने का माने नक्षत्र को ग्रेटिट्यूड, हमारे प्रणाम किया हमने, नक्षत्र का नाम लिया, उसके थोड़ा और डीप जाएंगे तो उसका फिर धीमे धीमे वैदिक देवता, जैसे उत्तर भाद्रपद हम शिव के साथ जोड़ देते हैं, माने भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है अहिर्बुधन्य रूप में, तो उस प्रकार से। और अगर हम इसका विंशोत्तरी स्वामी मान लेते हैं तो वो शनि महाराज हैं, तो वो उस प्रकार से रोग के निवारण के लिए बहुत बढ़िया। अगर नक्षत्र का श्रवण करेंगे तो पाप को नाश करता है,
और अगर योग का ध्यान करते हैं कि कौन सा योग, तो योग से रोग नाश, जैसे सिद्धि योग, तो ये कहते हैं इसका रोग के लिए बड़ा महत्व बताया गया। और कर्ण कौन सा चल रहा है, वो कार्य की सिद्धि के लिए, कोई भी काम वो सिद्ध हो जाए, तो कर्ण कौन सा चल रहा है, जैसे इसमें लगभग पूरे दिन कह सकते हैं शाम के 5:52 तक कर्ण तैतुल कर्ण रहेगा, जो सभी सामान्य कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कोई ऐसा काम जो सामान्य प्रक्रिया में चलता है, तो कोई उसमें बहुत ज्यादा टफनेस हम नहीं चाहते हैं, एक सरल प्रक्रिया से काम पूरा हो जाए, तो कर्ण तैतुल बहुत अच्छा माना जाता है। और कर्ण अगर हमने आज याद किया है, उसका एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगा, चाहे हम कोई ऐसा कार्य नहीं भी कर रहे हैं, तभी भी हमने कर्ण का श्रवण किया, आज सुना है कौन सा कर्ण है, तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये पंचांग श्रवण का फल कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पंचांग को कहा गया है। पाप स्पर्श नहीं करता है, तिथि का अपना अलग महत्व है और वार का अपना अलग आयु से जोड़ा गया है। नक्षत्र को हमारे छोटे इस प्रकार के पाप कभी आते हैं, आप कभी महसूस करेंगे, खुद से समझ जाएंगे कि कई दफा हमारा प्रातः काल शुरुआत से ही बड़ा अच्छा बीतता है, और कई दफा ऐसा लगता है कि जैसे आज के दिन देवता थोड़े अप्रसन्न से दिखाई दे रहे हैं। हमने शुरू की दिन की शुरुआत, हमने अपने ऑफिस जाने के लिए अपना वाहन निकाला, वहीं हमने कुछ ऐसा, तो ऐसा पूरे दिन ऐसा लगता है। तो सबसे बढ़िया है उठकर, जैसे सुबह के जो देवता हैं पहले उनका श्रवण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा। उसके बाद अगर आपके पास पंचांग की हार्ड कॉपी है, उसकी पुस्तक अवेलेबल है, उससे देखें, नहीं तो आजकल जैसे वो सब भी देवताओं का ही दिया आशीर्वाद है, उसको कोई नकारना नहीं है कि हम मोबाइल ऐप का, गैजेट्स का इस्तेमाल क्यों करें, उन्हीं की विद्या है, कोई राक्षस अलग नहीं है। राक्षस भी सब देवी देवता रूप ही माने जा रहे हैं। तो इस बात को समझना है कि हम राहु केतु को कोई इस प्रकार से घृणा दृष्टि से नहीं देख रहे। अगर आपने ऐसा देखा है तो ये हमारी कमी है। ठीक हो गया। हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, ठीक है, उनका एक रूप ऐसा है जिससे हम घृणा कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि अंततो गत्वा वो ईश्वर के ही बॉडीगार्ड के रूप में माने जाते हैं, और किसी गलती के कारण उनको यहां आना पड़ा, और जब लेकिन शुद्ध हो गए वो, उसके बाद पुनः अपने बैकुंठ धाम में चले गए। तो ये बहुत महत्व बताया गया है। तो हमने जो उदाहरण के रूप में ये लिया है, तो उसमें ये जैसे तिथि दशमी तिथि, ठीक हो गया। हमारा स्थान हमने भारत पानीपत से लिया 2 दिसंबर 2022 में, और ये प्रातः 11:30 बजे का समय जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, उस समय हमें जो तिथि मिली वो दशमी तिथि मिली। ठीक हो गया। दशमी तिथि को पूर्णा तिथि माना जाता है, माने 5, 10, 15 इस प्रकार से। वो हमने अलग से भी ग्रहों के गणित में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो गणित वाला सेक्शन है वहां आप उसको समझ सकते हैं कि पूर्णा तिथि का अपना ही एक अलग महत्व है। किसी काम को संपूर्ण करने का इसके अंदर मादा है। तो कोई ऐसा बोलते हैं संपूर्ण आहुति, इस प्रकार के कार्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त जैसे बहुत बढ़िया माना जाता है दशमी तिथि को। ठीक हो गया। और पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। देखिए, सामान्यतः बोलते हैं कोई इस प्रकार का अच्छा वस्तु उसका धारण करना है, वो हम शुक्ल पक्ष से शुरुआत करें तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन एक बात और भी समझनी है कि अगर हमें कृष्ण पक्ष में भी अच्छा कोई योग मिल जाता है तो कृष्ण पक्ष भी बुरा नहीं है। और पूर्णिमा से अगर हम आगे बढ़ते हैं, पूर्णिमा से अष्टमी तक चंद्रमा पर हम शुक्ल प्रभाव मानते हैं, माने चंद्रमा का आकार बड़ा रहता है, तो उसको पापक्रांत नहीं माना जाता है। ठीक हो गया। और ये जो पापक्रांत शब्द है, ये भी किसी विशेष परिस्थिति में बहुत आजकल के अनुसार बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। कारण क्या है कि हम वेस्टर्न माइंडसेट यानी पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य व्यक्ति के साथ जो डील करना चाह रहे हैं, वो पाश्चात्य हमारी संस्कृति से अलग प्रकार की संस्कृति है, वो हम डार्क साइड यानी कृष्ण के साथ जोड़कर देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष के साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो ज्यादा फिट बैठता है वहां पर कृष्ण के नजदीक का चंद्रमा।
और चंद्रमा को अगर कृष्ण के नजदीकी मिल जाता है तो फिर ये शनि जैसे प्लैनेट, डार्क साइड के प्लैनेट इतना ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने फिर अपना जो रेजिस्टिव पावर था कि मैं तो शुक्ल का चंद्रमा हूं, वो खत्म करके नहीं, मैं तो कृष्ण का ही चंद्रमा हूं। शनि के भी जो कह सकते हैं उनके आदि देव हैं, जिनको शनि स्वयं भजते हैं, वो क्या है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण माने काला। तो प्रेम से जैसे हम अपने क्षेत्र में कह देते हैं भगवान कृष्ण को काला, तो कृष्ण संस्कृत का शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में काला ही है। तो हमें समझना है कि कृष्ण वर्ण या कृष्ण पक्ष आज अनुसार कोई ऐसा उसमें भेद नहीं समझना है, अच्छाई समझनी है। ठीक हो गया? वो वैसे भी हम पढ़ते हैं, जब पुराणों में भी ये शब्द आते हैं कि भाई हम ईश्वर की मूर्ति को अगर कोई रंग रूप देंगे, कोई ऐसा कि किस प्रकार का ईश्वर दिखता है, तो सतयुग में उसको पूरी तरह से हम श्वेत वर्ण देंगे, सफेद रंग का मानेंगे सतयुग में। त्रेता में हम उसको किस प्रकार का वर्ण देंगे? थोड़ा लालिमा आ जाएगी उनके अंदर, रेडिश स्किन हो जाएगी त्रेता में। द्वापर में उनको थोड़ा सा ब्लू स्किन दे देंगे, नीलापन आ जाएगा उनकी रंग में। हमने जो भी देवता अपना जो हमारा ईश्वर स्वरूप हमने माना है, और कहते हैं कलयुग में उनको हम कृष्ण वर्ण यानी काला वर्ण देंगे तो बहुत बढ़िया। तो सम्मान बिल्कुल अपने को करना चाहिए। तो दशमी का ज्ञान, तिथियों का ज्ञान अपने को है, वो हम चैनल में वीडियो है, वो आप उससे देख सकते हैं। और पक्ष हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, एक होता है विंशोत्तरी स्वामी। विंशोत्तरी स्वामी से ज्यादा उसका जो वैदिक देवता है, अगर हम अहिर्बुधन्य देवता को ज्यादा नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हम भगवान शिव के थोड़े से रुद्र रूप को समझते हैं जो अहिर्बुधन्य का है। तो उत्तर भाद्रपद, इसका विंशोत्तरी स्वामी वैसे शनि माना जाता है। अभी योग वज्र सुबह 7:28 18 सेकंड तक क्षेत्र पानीपत हरियाणा में रहा, और उसके बाद फिर पूरे दिन लगभग सिद्धि योग रहेगा। तो सिद्धि योग का ही महत्व हम ज्यादा मान सकते हैं। तो कोई काम हम करते हैं, जैसे वाहन संबंधी कार्य किया हमने, उसमें भी हम कोई ऐसी सिद्धि पाना चाहते, सिद्ध हो जाए हमारा काम। एक सिद्ध योग होता है, एक सिद्धि योग होता है, दोनों में अंतर। वो उसके हमने योग के लिए एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप योग का अलग अलग डिफरेंशिएशन, दोनों में अंतर क्या होता है एग्जैक्ट, वो भी आप देख सकते हैं। तो वाहन संबंधी कार्य हैं, कुछ ऐसा कलात्मक कार्य, उसके लिए हमने शुक्रवार वार चुन लिया, और उसमें हमने सिद्धि योग मिल गया, बहुत बढ़िया। ठीक हो गया? करण तैतुल, तो तैतुल जो करण होता है वो सामान्यतः कार्य को टफ नहीं करता है। तैतुल में इसी प्रकार के जो सरलता से पूरे हो जाते हैं, वो तैतुल करण में किए जाते हैं। या हम जब भी तय करें, एक तो होता है अपने आप हो जाना, एक होता है हम जब तय करें। तो हम तय करेंगे मतलब हम समय का बहुत सम्मान कर रहे, तभी हम तय कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए डेली पंचांग देखने वाला समय का बहुत सम्मान करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। और आजकल की परिभाषा का, अगर उसको हम आजकल की भाषा में डिकोड करें, डेली पंचांग देखना माने डेली समय देखने वाला व्यक्ति बहुत अनुशासित माना जाएगा। तो उसको क्यों नहीं मिलेगा ईश्वरों का आशीर्वाद, उसका क्यों नहीं पाप क्षय हो जाएगा। ठीक हो गया? तो पंचांग का सम्मान करना मतलब समय का उसके सभी रूपों में सम्मान करना। वो अलग अलग 5 रूपों में बंटकर किसी एक दिन में आता है, तो उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हम सम्मान कर रहे हैं। हम वार को भी समझ रहे हैं, हम उस तिथि को भी समझ रहे हैं, हम उस नक्षत्र को समझ रहे हैं, कर्ण को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे एक एक हिस्से को समझ रहे हैं, और हमारा अपना खुद का जो समर्पण है समय के लिए, वो ही हमें पुण्य की प्राप्ति या ज्योतिष के जरिए हमारे जो हमें ऐसा लगता है बैड लक है, उसको गुड लक में कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है समय का सम्मान करना। जीवन को रिलैक्स बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिलैक्स के लिए ही नहीं जीना चाहिए। ठीक हो गया? तो जीवन में थोड़ा टफनेस होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। डेली हम
सुबह उठकर ये नियम बना सकते हैं अपने अपने परिस्थिति अनुसार, लेकिन मैं कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। ये तो हम लोगों की कलेक्टिव एफर्ट्स, अब करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें ना करें, जो भी आपको लगता है अनुकूल है। और फिर इसमें वार का भी बहुत महत्व देखा जाता है। शुक्रवार ज्यादातर, मैंने बताया शुक्र पहली उसको जैसे हम पूरा अलग अलग उसको बांट देते हैं, ओरा जो मिलता है उसको, या जिससे और शब्द बना है, जो पहला होरा मिला है अपने को वो शुक्र का मिला है। तो फिर हमें शुक्र का होरा मिलने के कारण कोई भी शुक्र संबंधी काम, शुक्रवार वाले दिन शॉपिंग करना और वाहन संबंधी कार्य, सामान्यता, मतलब सामान्यता, क्योंकि हम, मैंने बताया ना, अभी तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देख लिया किसी ने कि भाई हाँ आज क्या वार चल रहा है, कहता शुक्रवार, कहता ठीक है मुझे एक वाहन का कुछ ऐसा कार्य करना है, कुछ ऐसी लग्जरी डेकोरेशन का कुछ काम करवाना है, तो कुछ ऐसा शुक्रवार को क्यों ना हम इनिशिएटिव लें। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल। आप और थोड़ा बारीकी से जाना चाहते हैं तो हम माइक्रो, कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि हम शनिवार वाले दिन भी ऐसा करवा सकते हैं। उसमें हमें और अंदर जाना पड़ेगा, तिथि क्या मिली हमें और नक्षत्र क्या मिला, योग क्या मिला, करण क्या मिला। अगर वो उससे ज्यादा अच्छा हो जाए तो फिर वार का महत्व कम हो जाता। अब जैसे जब इस प्रकार की अक्षय जब तृतीया चलती है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में आ जाता है, तो फिर कोई ऐसा वार के महत्व को कम कर दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर दूसरों महत्व बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इनका अपना अपना बड़ा महत्व है। ये हमने सामने एक उस दिन की, उस समय की कुंडली, वो भी आप देखने की आदत डाल सकते हैं, कौन सा ग्रह कहां चल रहा है, कितना सेपरेशन है। सूर्य चंद्रमा की सेपरेशन धीमे धीमे देखने का विचार करें, बहुत बढ़िया आप गणित सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे दशमी तिथि चल रही है, ये चंद्रमा और ये सूर्य। ठीक हो गया। और अगर हम 2 दिसंबर की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं लगभग वही 15 से 18 के बीच में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है सामान्यतः। तो अभी सूर्य कुछ दिन पहले तक तुला राशि में नीच के थे, वृश्चिक राशि में आ गए, और अभी देख रहे हैं 2 तारीख है, और जैसे ही वही कोई 15 दिसंबर 18 दिसंबर के आसपास ये वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक हो गया। और फिर हमें ये पता लग गया कि सूर्य वृश्चिक राशि में है और कौन सी तिथि चल रही है, दशमी। ठीक हो गया। और दशमी चल रही है, और दशमी के बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर फाइनली अपने को पूर्णिमा मिलेगी। तो ये ठीक हो गया। ऐसे बढ़ती 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 इसके जस्ट सामने आ जाएगी। तो चंद्रमा जब यहां प्रवेश कर जाएगा तो हम कहेंगे सूर्य और चंद्रमा में 180 डिग्री का अंतर आ गया और पूर्णिमा लग गई। ठीक हो गया। अभी ये दशमी तिथि है, तो आप समझ सकते हैं अभी बीच में इनके 2 राशियों का भी गैप आ रहा है। सामान्यतः जैसे 2.25 दिन सूर्य एक राशि में व्यतीत करते हैं, तो इसी प्रकार से अभी चंद्रमा, और तो मतलब इससे एक गोचर का पंचांग के साथ जब मिलान होता है तो बहुत बढ़िया। व्यक्ति स्वयं ज्योतिष सीखने का यही ये क्या बोलते हैं इसको, पहली ईंट जो है वो यही है कि पंचांग देखना शुरू करें। पंचांग जब आप देखेंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि नक्षत्र तय करना है तो हमें ये देखना ही पड़ेगा, अगर नक्षत्र तय करना चाहते हैं कि भाई दूसरे नक्षत्र तय करने के लिए हमें चंद्रमा की लोकेशन जाननी जरूरी है। और जब चंद्रमा की लोकेशन जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं वार अनुसार सूर्य की लोकेशन भी जान जाएंगे, और सूर्य और चंद्रमा की लोकेशन तय होगी तो हम स्वयं काफी कुछ चीजें बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे आजकल गोचर में बृहस्पति स्वग्रही चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसी से हम गोचर पर विचार करते हैं। दशा किसी व्यक्ति की बहुत मायने रखती है। दशा अगर फेवरेबल है, उसमें गोचर भी फेवरेबल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन प्रॉमिस कहां से शुरू होगा, वो दशा ही देगी ये अच्छा कुछ चीज मिलने वाली है। अगर दशा अनफेवरेबल है तो गोचर को महत्व दे सकते हैं रूटीन के काम के लिए, लेकिन वो एक बहुत प्रभावशाली बदलाव
करने का मादा नहीं रखता है। तो ये बात जरूर अपने को समझनी है कि हम सदैव दशा को महत्व ज्यादा देंगे, जो आइडेंटिकली वो सिर्फ मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग है, मुझ पर लागू होता है। लेकिन गोचर तो एक सामान्य चीज है। मेरी राशि वाले तो हजारों लोग होंगे। जैसे अब जिस समय हमने ये समय देखा था 11:30 बजे, उस समय लग्न उदित पूर्व दिशा में क्या था, मकर लग्न। तो अगर किसी का चंद्रमा ही मकर में बैठा हुआ है तो फिर हम ये बता सकते हैं कि भाई उनका तीसरे भाव में इस समय बृहस्पति स्वग्रही चल रहा है। तो अगर उनका दशा थोड़ा सा फेवरेबल है तो हम कह सकते हैं कि उनके लिए कोई भी छोटे भाई बहनों से संबंधित डील, छोटी यात्राएं बहुत बेनिफिशियल होंगी, बहुत फायदा देने वाली होंगी। बृहस्पति थोड़ा सा रोमांटिक होकर पाइसेस में बैठा हुआ है, ठीक हो गया। और चतुर्थ भाव में मेष राशि का राहु है। इस समय थोड़ा सा हम कह सकते हैं अपने घर में और अपनी माता की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक्स घर में कुछ फॉल्ट हो सकता है, बिकॉज चौथे भाव में मेष राशि का राहु है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ते हैं और मेष राशि के साथ थोड़ा इसका तनातनी रहता है। मां को हृदय संबंधी प्रिकॉशन लेना आवश्यक बन जाता है। और फिर इस समय, लेकिन मैंने क्या बोला है, दशा अगर आपकी पूरी फेवरेबल है तो ये गोचर आपका कुछ ऐसा बिगाड़ने वाला नहीं है। प्रतीत होना किसी एक दिन में वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ बड़ा लॉस कर देना उसके लिए तो आपका दशा का अनफेवरेबल होना जरूरी है। अदरवाइज आपको निश्चिंत रहना चाहिए। गोचर को बहुत ज्यादा ऐसा महत्व दशा के ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए कभी भी गोचर को, ठीक हो गया। मंगल हमारा पंचम भाव में बैठा हुआ है और किसका स्वामी होकर आ रहा है, वो आय भाव का स्वामी होकर आ रहा है, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन हमारे आय के साधनों को बढ़ा सकता है। सर्टिफाइड होने का अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव हमारा शिक्षा का माना जाता है। और एक प्रकार से अगर यहां देखते हैं तो परिवर्तन का फायदा भी दिखाई देता है। मंगल शुक्र, और शुक्र मंगल के घर में बैठे हैं और आय स्थान को देख रहे हैं। और इस समय मकर राशि गोचर में तीन ग्रह दिखाई दे रहे हैं आय भाव में, तो वो भी बहुत अच्छा। आय भाव में लगभग सामान्यतः सभी से अपने को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुनाफा हो जाता है। तो 4 ग्रहों का 11वें भाव में संबंध आ गया, वो बहुत बढ़िया आ गया, ठीक हो गया। देखिए कई दफा लोग कहते हैं कि जब भी कभी गोचर में केतु दिखाई देता है तो वो ऑफिस में कमजोरी ला सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए 7 नंबर, इसका स्वामी कौन है, शुक्र, वो अपने से 2 कर बैठ गया, ठीक हो गया। खाली एक प्लैनेट का इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट देखकर जो हम ये बात करते हैं वो सही नहीं। घर का मालिक बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो शुक्र अपने से 2 होकर, यानी कर्म का जो मालिक है वो लाभ स्थान में बैठ गया। केतु का स्थिति क्या बताता है कि ऑफिस में प्रसुप्त होने पर विचार करेंगे। मतलब ऑफिस में अगर चुपचाप रहकर भी काम किया जाए तो क्या बुराई है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार का इनका थोड़ा सा कार्यशैली इन दिनों रहेगी। जिनका भी चंद्रमा से आप गोचर देख रहे हैं मकर अनुसार, तो उनका ऑफिस में थोड़ा प्रसुप्त होकर चुपचाप, क्योंकि केतु ज्यादा बहिर्मुखी नहीं, ठीक हो गया। अगर दशा फेवरेबल है तो ये उल्टा अच्छा समय है। कारण भाई हम पराक्रम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होने का प्रयास कब करते हैं, ठीक हो गया। इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता बहुत बहिर्मुखी होना। भाई जिस हाथी के दांत ऑलरेडी हैं उसको दिखावा करने की क्या जरूरत है, और जिस हाथी के दांत टूट चुके हैं, नहीं है, उसको दिखावा करना पड़ता है कि नहीं मैं भी पावरफुल हूं। तो आप समझ सकते हैं केतु अंतर्मुखी है। तो ऑफिस में इस प्रकार का बर्ताव कि भाई अपने को दिखावा करने की जरूरत नहीं, अपन तो है ही वैसे पावरफुल है। तो ये इस प्रकार की दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक हो गया। तो बिल्कुल सही है, मालिक फेवर कर रहा है अपने को, ठीक हो गया। और तो कहने का अर्थ यह है कि पंचांग देखने का आप अभ्यास करें। डेली पंचांग खोलें। पंचांग में जो पंचांग के 5 स्तंभ हैं उन पर डेली विचार करें
और जब पंचांग देखिए साथ में पैरेलली ग्रह, क्योंकि मोटे मोटे ग्रह हैं वो तो देखिए बहुत लंबे समय तक उसी राशि में रहते हैं। सामान्यतः अगर शनि वक्री नहीं है तो आप जानते हैं 2.5 वर्ष तो एक राशि में रहेगा ही रहेगा। हाँ, वक्री होता तो एक बार जाता है फिर वो वापस आ जाता है। और इसी प्रकार से बृहस्पति भी बहुत लंबा समय बिताते हैं। कुछ ग्रह हैं उनको आपको एक बार देख लिया तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। मेष के राहु हैं, मेष के जस्ट सामने तुला राशि में केतु आ जाएंगे, ठीक है, तो गोचर आपको याद रहेगा। सूर्य का गोचर आप महीने के अनुसार याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसी प्रकार सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं रहते हैं शुक्र बुध, उसका भी आसपास तालमेल बिठा सकते हैं। भी सूर्य अगर इस राशि में है तो आप 3 राशि 4 राशि से ज्यादा दूर उसको नहीं ले जा सकते। कई दफा ऐसा हो जाता है एकदम एक्सट्रीम पिन पॉइंट पर है, जस्ट एंटर किया, ठीक हो गया, तो कई दफा ज्यादा गैप आ जाता है। अदरवाइज 2 राशि बीच में सामान्यतः नॉर्मल इतना ही गैप रहता है, 2 या 3 राशि का गैप रहता है। तो आप इससे भी काफी धीमे धीमे समझ जाएंगे। अगर आपको लगेगा यार शुक्र, मतलब आपको एक गेस मिल जाता है मोटा मोटा, और जब आप डेली देख ही रहे हैं फिर तो आपको याद होने लग जाएगा कि उनकी जो चलने की दशा है वो पूर्व निर्धारित है। ये सब बहुत प्योर मैथमेटिकल पार्ट है जो कोई भी सामान्य बुद्धि वाला भी बहुत आसानी से स्टडी कर सकता है, उसको जान सकता है। तो हमने पंचांग का महत्व आप लोगों के सामने रखा, समय का महत्व आप लोगों के सामने रखा। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।